हेलो एवरीवन। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने यूनिट नंबर 9 को स्टार्ट किया था और यूनिट नंबर 9 की क्लास नंबर 1 हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हमारी क्लास नंबर 2 है और जिसमें हम अगला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो है उभय दंतुर लिगेंड। देखिए दोस्तों, हम बिल्कुल बेसिक से आपको पूरी 12th क्लास की केमिस्ट्री करवाएंगे। तो जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, ये आपके ही प्यार पर डिपेंड करेगा कि हमारी क्लास कितनी जल्दी नेक्स्ट क्लासेज आती है। ठीक है दोस्तों, जितना ज्यादा शेयर करोगे दोस्तों, हम उतनी ही जल्दी जल्दी आपके लिए बेहतरीन तरीके से इस तरीके से क्लास लेकर आएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास, उभय दंतुर लिगेंड। दोस्तों, उभय दंतुर लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु पाए जाएंगे। देखिए दोस्तों, दो या दो से ज्यादा दाता परमाणु हो सकते हैं, लेकिन एक समय में केवल और केवल एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु से बंध बनाएगा। दोस्तों, हमने ये देख लिया था कि जो लिगेंड होता है वो लिगेंड क्या करता है, एक उप सहसंयोजक बंध बनाता है। और किसके साथ बनाता है दोस्तों? धातु के साथ। अब वो धातु कौन सी थी दोस्तों? केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहां क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा परमाणु हो सकते हैं किसी भी लिगेंड के अंदर, लेकिन उनमें से केवल एक ही परमाणु बंध बनाएगा। तो इस प्रकार के लिगेंड को हम उभय दंतुर लिगेंड के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देखिए दोस्तों, जैसे यहां है एक साइनो और दूसरा है आइसोसाइनो। दोस्तों, दोनों का देखोगे आप सूत्र या अणुसूत्र दोनों समान है, CN या NC। ठीक है दोस्तों, अणु सूत्र में एक कार्बन एक नाइट्रोजन है, यहां भी एक कार्बन और एक नाइट्रोजन ही है। लेकिन दोनों में जो भिन्नता है दोस्तों, वो आप देखिएगा कि यहां जो कार्बन परमाणु है ये उप सहसंयोजक बंध बना रहा है, जबकि आइसोसाइनो में दोस्तों नाइट्रोजन जो परमाणु है ये उप सहसंयोजक बंध बनाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों, एक समय पर केवल एक ही, या तो कार्बन या नाइट्रोजन उप सहसंयोजक बंध बनाएंगे। तो ये क्या कहलाएंगे दोस्तों? ये कहलाएंगे उभय दंतुर लिगेंड। इसी प्रकार दोस्तों, अगला है नाइट्रो और नाइट्राइटो। ठीक है दोस्तों, नाइट्रो यानी NO2 और नाइट्राइटो यानी ONO। दोनों का अणुसूत्र समान है दोस्तों, N एक है और 2 ऑक्सीजन है। इसी प्रकार नाइट्राइटो में भी दोस्तों एक नाइट्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। लेकिन दोस्तों, यहां आप नाइट्रो में देखोगे तो नाइट्रो के अंदर क्या हो रहा है? नाइट्रो में नाइट्रोजन परमाणु उप सहसंयोजक बंध बना रहा है, जबकि नाइट्राइटो में दोस्तों ये ऑक्सीजन परमाणु उप सहसंयोजक बंध बना रहा है। इसी प्रकार दोस्तों, थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो ये दोनों समूह है, यहां सल्फर बना रहा है और यहां नाइट्रोजन बना रहा है। तो दोस्तों, उभय दंतुर लिगेंड आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं दोस्तों, कीलेट लिगेंड क्या होता है। कीलेट लिगेंड क्या होता है? तो सुनिए दोस्तों, ऐसे बहुदंतुर लिगेंड। अब यहां बहुदंतुर लिगेंड से क्या मतलब है दोस्तों? हमने लिगेंड के अलग अलग प्रकार पढ़े थे इलेक्ट्रॉन दाता की संख्या के आधार पर। अगर एक समूह है तो एक दंतुर, दो समूह है तो दोस्तों द्विदंतुर, इसी प्रकार त्रिदंतुर। और देखिए दोस्तों, दो से ज्यादा आते ही, दो या दो से ज्यादा आते ही उसको हम किस नाम से जानेंगे? बहुदंतुर। या तो एक दंतुर होगा या बहुदंतुर होगा। एक दंतुर का मतलब एक समूह पाया जाएगा, बहुदंतुर का मतलब दोस्तों एक से ज्यादा समूह पाए जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, कीलेट लिगेंड की बात कर रहे हैं तो बहुदंतुर लिगेंड होना जरूरी है। सबसे पहली बात, बहुदंतुर लिगेंड होगा। अब इसका मतलब दो या दो से ज्यादा समूह जुड़ेंगे जो केंद्रीय धातु आयन से दो या दो से अधिक परमाणुओं द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बहुदंतुर है तो बिल्कुल सीधी बात है, 2 3 4 5 6 जो भी होंगे उतने ही वो बंध बनाएंगे। और क्या होगा दोस्तों, ये जितने भी परमाणु आपस में जुड़ेंगे वो एक बंध वलय का निर्माण करते हैं, यानी बंधों से मिलकर के एक वलय, एक संरचना बना लेते हैं। और इसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसे ही हम कीलेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि बहुदंतुर लिगेंड होगा जो आपस में एक से ज्यादा परमाणुओं से जुड़ा हुआ होगा और एक वलयक संरचना का निर्माण करेगा। इसे ही कीलेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, इससे बनने वाली जो वलय होगी, क्योंकि वलय बनेगी एक, उसको कीलेट वलय कहा जाता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है दोस्तों, इसे कीलेटीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एथिलीन डाई एमीन की बात करें दोस्तों, इसका सूत्र क्या है हमारे पास? ये रहा, ये पूरा दोस्तों क्या है? एथिलीन डाई एमीन है। अब देखिए यहां, और ये M क्या है दोस्तों? ये है केंद्रीय धातु परमाणु।
अब यहाँ क्या है दोस्तों, एथिलीन डाइमीन में दो नाइट्रोजन समूह आपस में बंध बना सकते हैं, ठीक है, और दोनों के दोनों इस प्रकार से बंध बना रहे हैं। तो एक संरचना बन गई हमारे पास में, ये देखिए ये पूरी पूरी वलय बनी, जो आप देखोगे इस प्रकार से बनने वाली वलय यहां से स्टार्ट हुई दोस्तों, और इस प्रकार से ये जो वलय बनी है ये पूरी वलय क्या कहलाती है दोस्तों, कीलेट वलय कहलाती है। और ये जो लिगेंड वलय बना रहा है दोस्तों, इसको कीलेट लिगेंड के नाम से जानते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को दोस्तों कीलेटीकरण के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार दोस्तों आप आगे देखोगे, एक और एग्जाम्पल है हमारे पास में, और यहाँ आप देखोगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ 2+ है तो इसको आप 2+ इस तरीके से लगा सकते हो, वो हम बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, कॉपर के साथ में एथिलीन डाइमीन जुड़े हुए हैं, और कितने समूह है दोस्तों, 2। और हमें पता है एक एथिलीन डाइमीन दोस्तों कितने बंध बनाता है, 2 बंध बनाता है, क्योंकि इसे हमने द्वितंतुर लिगेंड के अंतर्गत पढ़ा था, ठीक है। तो एक एथिलीन डाइमीन ये रहा दोस्तों, और इसने 2 बंध बनाए, ये कॉपर के साथ में बना लिए। इसी प्रकार दूसरा एथिलीन डाइमीन ये रहा दोस्तों, इसने भी 2 बंध बनाए और दोनों कॉपर के साथ बना लिए। और इस प्रकार से दोस्तों आप देखोगे इसमें भी एक वलय का निर्माण हो रहा है। एक वलय तो दोस्तों ये रही और दूसरी वलय ये रही, तो दोस्तों इसे हम कहेंगे कीलेट वलय। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अगला जो टॉपिक आ रहा है हमारा 5वां, वो है उपसहसंयोजक संख्या। दोस्तों उपसहसंयोजक संख्या क्या होती है, अब हम ये पढ़ेंगे। देखिए, किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु जितने लिगेंडों के साथ में उपसहसंयोजक बंध बनाता है उसे ही उपसहसंयोजक संख्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों कोई संकुल यौगिक केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितने लिगेंड के साथ में उपसहसंयोजक बंध बना रहे हैं, ये हमें देखना होगा। जितने बंध बनाएंगे वही उसकी उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है। देखिए दोस्तों, पहला एग्जांपल आपके सामने ये रहा। अब यहाँ लिगेंड क्या है दोस्तों, EN मतलब एथिलीन डाइमीन। अब दोस्तों हमने अभी पिछले एग्जांपल में देखा था, एक एथिलीन डाइमीन 2 बंध बनाता है, और यहाँ हमारे पास टोटल कितने हैं दोस्तों, 2। तो टोटल कितने बंध बनाएंगे, 4। इसका मतलब कितने उपसहसंयोजक बंध हो गए दोस्तों, 4 हो गए। तो उपसहसंयोजक संख्या भी कितनी हुई इसकी, 4 हुई। यहां देखिए दोस्तों NH3 यानी एमीन ये आ गया, इसकी संख्या कितनी है, 4। और एक नाइट्रोजन दोस्तों 1 बंध बनाता है, तो 4 नाइट्रोजन टोटल के 4 इसमें, तो कितने बंध बनाएंगे, 4। इसी प्रकार दोस्तों अगला एग्जांपल देखोगे, इसमें लिगेंड क्या है, CN यानी साइनाइड, ठीक है दोस्तों, साइनो समूह है। अब इसमें क्या होगा, एक साइनाइड में क्या होगा दोस्तों, 1 बंध बनाएगा, तो 6 कितने बनाएंगे, 6 बनाएंगे, इसलिए इसकी उपसहसंयोजक संख्या 6 होगी। तो दोस्तों उपसहसंयोजक संख्या भी आपको समझ में आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो है समन्वय मंडल तथा आयनिक मंडल। दोस्तों समन्वय मंडल तथा आयनिक मंडल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब इसे देखिएगा आप ध्यान से, केंद्रीय धातु परमाणु या लिगेंड, ठीक है दोस्तों, केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगेंड ये दोनों के दोनों दोस्तों एक बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद होते हैं, या आप कहो कि हमेशा जो बड़ा ब्रैकेट होता है दोस्तों उसके अंदर क्या क्या होंगे, एक तो होगा केंद्रीय धातु परमाणु और दूसरा क्या होगा, लिगेंड होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ एग्जांपल दिख रहा होगा आपको, इसमें Fe तो क्या है दोस्तों, ये है केंद्रीय धातु परमाणु, और दूसरा जो Cn है दोस्तों, ये Cn क्या है, ये है हमारे पास लिगेंड, ठीक है। तो अब दोनों के दोनों क्या होंगे दोस्तों, एक बड़े ब्रैकेट में बंद होंगे, आपको दिख रहा होगा ये बड़े ब्रैकेट में यहां से यहां तक बंद है। तो दोस्तों ये जो पूरा बड़ा ब्रैकेट होता है इसको मिलाकर के किस नाम से जानते हैं, समन्वय मंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। और ये बड़े कोष्टक में पैक होते हैं। और दोस्तों जो बड़े कोष्टक के बाहर होगा, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ क्या है, K4, ठीक है दोस्तों, जो बड़े कोष्टक के बाहर उपस्थित होगा उसको हम आयनिक मंडल के नाम से जानेंगे। तो दोस्तों बड़े ब्रैकेट के अंदर समन्वय मंडल होगा और बड़े ब्रैकेट के बाहर आयनिक मंडल होगा। और इसका एग्जांपल आप यहां देख लीजिए दोस्तों, ये पूरी बड़े ब्रैकेट के अंदर संख्या आ रही है, तो ये पूरी तो यहां आ गई जिसे हम समन्वय मंडल के नाम से जानेंगे। और दोस्तों ये 4+ है, तो ये 4+ यहाँ अवश्य इसकी संयोजकता को दर्शाएंगे 4-। और आयनिक मंडल दोस्तों ये पोटेशियम बताएगा, और पोटेशियम की संयोजकता यहाँ +1 होती है, इसलिए ये आयनिक मंडल हो गया जो बड़े ब्रैकेट के बाहर था, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये हुआ समन्वय मंडल तथा आयनिक मंडल। अब हम बात करने जा रहे हैं समन्वय बहुफलक की। दोस्तों समन्वय बहुफलक क्या होता है, ध्यान से सुनिए। केंद्रीय धातु आयन या परमाणु तथा लिगेंड, दोस्तों केंद्रीय धातु परमाणु होगा तथा लिगेंड होगा, दोनों के दोनों आपस में बंध के द्वारा जुड़ते हैं और जुड़ करके एक त्रिविम संरचना बनाते हैं।
और दोस्तों ये जो त्रिविम संरचना होती है इसे ही समन्वय बहुफलक कहते हैं। यानी जिस भी व्यवस्था में दोस्तों ये बंध बनाकर जुड़ेंगे उसी व्यवस्था को हम समन्वय बहुफलक के नाम से जानेंगे। और दोस्तों ये सामान्यतः 3 प्रकार की संरचना बनाते हैं जो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जो हमारी पूरी 12th क्लास में काम आएगा। वो है दोस्तों वर्गाकार समतलीय, दूसरा है दोस्तों चतुष्फलकीय और तीसरा है अष्टफलकीय। देखिए वर्गाकार समतलीय होता है, इसके अंतर्गत जो उपसहसंयोजक संख्या होती है वो है 4, या फिर कह दो दोस्तों कि उपसहसंयोजक संख्या 4 होती है तो उसके अंतर्गत 2 प्रकार की संरचना हो सकती है, या तो वर्गाकार समतलीय या चतुष्फलकीय। ठीक है, तो इन दोनों में से एक संरचना होगी। और जब उपसहसंयोजक संख्या 6 होगी तो दोस्तों वो संरचना कौन सी होगी, वो होगी अष्टफलकीय। तो हम समझ गए इनको आपस में कि वर्गाकार समतलीय में उपसहसंयोजक संख्या 4 होगी, चतुष्फलकीय में भी उपसहसंयोजक संख्या 4 होगी और अष्टफलकीय में भी उपसहसंयोजक संख्या इसमें 6 होगी। ठीक है दोस्तों, ये हम याद रखेंगे। अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है दोस्तों वो है होमोलैप्टिक तथा हेट्रोलैप्टिक संकुल यौगिक। अब ये होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक क्या है? देखिए दोस्तों, होमोलैप्टिक का मतलब है कि ऐसे संकुल यौगिक जिनमें केवल और केवल एक ही प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं। दोस्तों सारे के सारे जो उसमें लिगेंड होगा वो एक ही प्रकार का होगा, उसे हम होमोलैप्टिक संकुल यौगिक के नाम से जानेंगे। अब इसका एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल। इसमें लिगेंड क्या है दोस्तों? NH3 इसके अंदर लिगेंड है जिनकी संख्या कितनी है? 6। तो दोस्तों ये हुआ हमारे पास एक ही प्रकार का लिगेंड, इसलिए हम कहेंगे इसे होमोलैप्टिक संकुल यौगिक। इसी प्रकार दोस्तों अगला एग्जांपल ये रहा, और यहां लिगेंड सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है CN यानी साइनो समूह। तो दोस्तों इसे हम कहेंगे होमोलैप्टिक संकुल यौगिक। अब इसी प्रकार से दोस्तों दूसरा आता है हेट्रोलैप्टिक संकुल यौगिक। और हेट्रोलैप्टिक में आप समझ ही गए होंगे कि जो लिगेंड होंगे दोस्तों वो एक से अधिक प्रकार के होंगे, यानी कि 2 या 3 या 4 जो भी होंगे दोस्तों। अब ये देखिए ये एग्जांपल रहा आपके सामने, और यहाँ लिगेंड कौन से है दोस्तों हमारे पास? एक तो है एथिलीन डाइएमीन और दूसरा है दोस्तों क्लोरो Cl समूह। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगले एग्जांपल, एक तो NH3 है और दूसरा है दोस्तों Cl, तो यहाँ भी लिगेंड एक से ज्यादा है, तो इसलिए इन्हें कहेंगे हम हेट्रोलैप्टिक संकुल यौगिक। अब दोस्तों आज जो हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज की क्लास का वो है ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना। और वो किसका ज्ञात करते हैं दोस्तों? केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना। किस प्रकार से हम ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करेंगे? देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अब ऑक्सीकरण अंक किस प्रकार से निकाला जाता है? देखिए सबसे पहली बात तो कि आखिरकार ऑक्सीकरण अंक होता क्या है केंद्रीय धातु परमाणु का। जो केंद्रीय धातु परमाणु है दोस्तों, आप धातु से मतलब आप समझ गए होंगे धनावेश होगा। ठीक है, क्योंकि 11th क्लास में हमने धातु की परिभाषा क्या पढ़ी है कि जिन पर धनावेश पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इन पर धनावेश पाया जाएगा और जो धनावेश होगा दोस्तों उसे ही उसका ऑक्सीकरण अंक कहेंगे। ठीक है, अब दोस्तों अगर यौगिक उदासीन है हमारे पास तो इसके लिए जो टोटल ऑक्सीकरण अंक आएगा वो कितना होगा? 0। सभी को अगर हम जोड़ दें, सारे के सारे अवयवों का ऑक्सीकरण अंक जोड़ें तो टोटल कितना निकल के आएगा? 0। यानी कि दोस्तों टोटल ऑक्सीकरण अंक 0 रख करके हमें जिसका निकालना है उसे हम x मान लेंगे और आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, आप वहां अच्छे से समझ पाओगे। देखिए पहला एग्जाम्पल जो आपके सामने आता है दोस्तों वो है K4F6CN6। यहां आप देखिए हमें केंद्रीय धातु परमाणु यानी Fe का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है। दोस्तों पोटेशियम है, पोटेशियम का +1 होता है, हमें पता है 4 है तो 4 गुना +1 हो गया। ठीक है, और Fe का हमें ज्ञात करना है इसलिए इसका हमने x मान लिया। दोस्तों आगे क्या है हमारे पास? CN साइनाइड, साइनो समूह है और इसका कितना होता है? -1 होता है और टोटल संख्या कितनी इसकी? 6, तो इसको 6 से गुणा कर दिया। दोस्तों यहाँ से टोटल निकालोगे आप, भाई -6 यहाँ आया, +4 यहाँ आया, तो -2 बचा, बराबर को उधर जाके प्लस का 2 निकल आ गया। ठीक है, तो यहाँ Fe का ऑक्सीकरण अंक कितना आया? +2। इसी प्रकार दोस्तों अब हम इस क्रोमियम का निकालते हैं। देखिए एथिलीन डाइएमीन दोस्तों ये उदासीन होता है, टोटल कितना होता है इस पे? 0 होता है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 2 गुणा 0 कर दिया हमने और इस क्रोमियम के लिए x मान लिया। इसी अब दोस्तों ये क्लोरीन है, क्लोरीन का -1 होगा तो 2 गुणा -1 हो गया, तो इस प्रकार ये तो हो गया 0 और ये हो गया दोस्तों -2 और बराबर के उधर जाकर प्लस का 2। ऐसे दोस्तों अगला देखिए यहाँ प्लेटिनम का हमने मान लिया x,
NH3 का दोस्तों ये उदासीन होता है तो इसके लिए 0 आ गया और इनकी संख्या 2 है तो 2 से गुणा कर दिया। और यहाँ दोस्तों क्लोरीन इसका -1 होगा, टोटल संख्या 4 है इसलिए 4 से गुणा कर देंगे और ये 4 उधर जाकर के प्लस का 4 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ कोबाल्ट है, कोबाल्ट का हमने x मान लिया। NH3 6 है दोस्तों, NH3 का 0 होता है, इसको 6 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ बराबर में यहाँ कुछ नहीं था तो हम 0 मानते थे, इसलिए बराबर में हमेशा 0 चला। लेकिन यहाँ देखेंगे हम +3 आ रहा है और +3 आ रहा है तो बराबर में भी कितना आएगा दोस्तों, बराबर में भी +3 आएगा, यानी यहाँ +3 तो यहाँ भी +3 आएगा। तो इस प्रकार से हमने इसका x माना, इसका 0 हो गया और बराबर में +3 रखा तो x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, +3। तो दोस्तों इस प्रकार हम इनका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों अगली क्लास में हम इन यौगिकों के नामकरण के बारे में बात करेंगे और उसके एग्जाम्पल करेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? क्लास को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे आने वाली धमाकेदार क्लास आप तक इसी प्रकार से पहुंचती रहेगी। थैंक यू दोस्तों।